समझ है? हेरिडिटी डन हो गया। अब नाउ वी हैव एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? ऑलरेडी आपको मैंने डेफिनेशन बताई कि दैट इज द ग्रेजुअल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म गिविंग राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द चेंजेस इन देयर जेनेटिक कंपोजिशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो अगर हमारे बॉडी में चाहे नेचुरल फैक्टर्स के कारण या कोई फर्दर हमारे बॉडी में जेनेटिकल चेंजेस या कोई नेचुरल फैक्टर्स दैट मे बी द यू कैन से क्लाइमेट आ गया, समझ आए, या यू कैन से फर्दर देयर इज अ कोई रेज के कारण या केमिकल्स के कारण हमारे बॉडी में जेनेटिक अगर चेंजेस आता है, जेनेटिक फ्रेमवर्क होता है, जेनेटिक चेंजेस होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है, तो जेनेटिक चेंजेस के कारण हमारे कैरेक्टर भी चेंज हो जाते हैं। याद है, क्योंकि हमारे बॉडी के ऑलरेडी मैंने बताया जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो फिजिकल हैं, बायोलॉजिकल हैं, वो सभी फंक्शन डिपेंड करते हैं हमारे जीन्स के फंक्शन के ऊपर। हमारे जीन्स के ऊपर जितने जो भी पेरेंट से हमें जीन आए हमारे बॉडी में, उनके ऊपर वो निर्भर करते हैं, उनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण, अगर किसी रेज के कारण या किसी केमिकल्स के कारण हमारे बॉडी में जेनेटिक चेंजेस आता है, तो वो जेनेटिक चेंजेस हमारे कैरेक्टर को भी चेंज करेगा। और वो चेंज एक दिन में नहीं होगा, या एक महीने में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा, हजारों साल लगेंगे, मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे उस चेंजेस को टेक प्लेस होने में। तो उसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का मतलब है कि एक धीरे धीरे एक स्लोली चेंजेस ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के चेंजेस, किसके कारण? वो कैरेक्टर तब चेंज होंगे जब उसके जेनेटिक कंपोजिशन में चेंजेस आएगा। तो दैट इज कॉल्ड द इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन में हमारे पास जैसे इनहेरिटेड ट्रेट्स या एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? इनहेरिटेड वो होते हैं जो मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आए, इनहेरिट हुए, पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स आर इनहेरिटेड कैरेक्टर आर द कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म that is due to the changes in the genetic composition and can be passed from one generation to the next and it is result in evolution। तो inherited मतलब जीन्स के कारण, पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है भाई। और दूसरा आगे एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का नाम से ही पता लगता है कि जो जन्म के बाद हमारे बॉडी में वो कैरेक्टर एक्वायर हुए। एक्वायर्ड ट्रेट्स आर एक्वायर्ड कैरेक्टर विच आर एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जन्म के बाद वो पर्सन के डेथ तक, ठीक है। एंड इट कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड डज नॉट रिजल्ट इन एवोल्यूशन। ऑलरेडी जैसे मैंने बोला दो टाइप के सेल्स, सोमैटिक सेल्स और जर्मिनल सेल। अगर जर्मिनल सेल्स में कोई भी चेंजेस होती है, उस जर्मिनल चेंजेस के कारण जो हमारा इवोल्यूशन होता है वो इनहेरिटेड इवोल्यूशन है। लेकिन अगर हमारे सोमैटिक सेल में कोई चेंज होता है, वो हमेशा जन्म के बाद वो चेंज होता है। तो स्टूडेंट इसलिए मैंने पहले बोल दिया, क्लियर कर दिया कि एक्वायर्ड जो कैरेक्टर होगा वो जन्म के बाद हमारे बॉडी में, हमारे सोमैटिक सेल्स में वो कैरेक्टर एक्वायर्ड होते हैं, डेवलप होते हैं। दैट इज ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर, हो फिजिकल, केमिकल, व्हाटएवर, इन सब के कारण होते हैं, समझ है। लेकिन वो कैरेक्टर कभी भी इवोल्यूशन नहीं काज करते। इवोल्यूशन के लिए हमेशा जर्म सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, जो गैमिट्स के थ्रू आगे इनहेरिट हो रहे हैं, वो चेंजेस लाएंगे। और वो नहीं कि लेट किसी पर्सन में कैंसर हो गया, उसका ये मतलब नहीं कि उसके ऑफस्प्रिंग में भी कैंसर होगा, नहीं। बिकॉज जो कैंसर होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है, ना कि जर्म सेल्स में। ओके, अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई हम कैसे माने कि इवोल्यूशन होता है, उसके लिए क्या प्रमाण है हमारे पास, क्या एविडेंसेस है? तो हमारे पास एविडेंसेस देयर आर द नंबर ऑफ कॉमन फीचर इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म which provide the evidence to show the evolutionary relationship. The main evidences of evolution are from the study of homologous organ, analogous organ और fossil। अब देखो तीन हमारे पास मेन एविडेंस है जिससे हम ये बात को कंफर्म करते हैं कि यस एग्जैक्टली कि एक टाइम के साथ जेनेटिक चेंजेस जो होती है वो एक इवोल्यूशन को जन्म देती है, एक इवोल्यूशन को डेवलप करता है। एक नया टाइप का ऑर्गेनिज्म नया कैरेक्टर के फॉर्म में, नए कैरेक्टर के साथ नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है।
जैसे हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन, नाम से ही पता लग जाता है, मतलब होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होता है, मतलब स्ट्रक्चरली सेम बट फंक्शंस डिफरेंट। याद रखना, ओरिजिन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से होमोलोगस ऑर्गन सेम होगा, लेकिन फंक्शंस के हिसाब से डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल हमारे पास एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इन सभी में होमोलोगस ऑर्गन आपको मिलते हैं। समझ आए? होमोलोगस ऑर्गन मतलब कि स्ट्रक्चरली और ओरिजिन के हिसाब से सेम बट फंक्शन के हिसाब से अलग अलग। जैसे हमारे पास यू कैन से एग्जांपल आ गया 4 लिम्ब्स, क्या आ गया 4 लिम्ब्स। जैसे 4 डिफरेंट मैमल्स के अगर हम 4 लिम्ब्स की बात करेंगे, जैसे वेल का 4 लिम्ब, बैट का 4 लिम्ब, हॉर्स का 4 लिम्ब, मैन का 4 लिम्ब। सब का ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या है? सेम। सब में ह्यूमरस बोन है, सब में रेडियस और अल्ना बोन है, सब में कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, इस प्रकार से फाइलेंजेस ये सब डेवलप है, सब में है, लेकिन फंक्शन सबका अलग अलग है। वेल का 4 लिम्ब का फंक्शन क्या है? आप सभी जानते हैं, स्विमिंग में। और यू नो देयर विल बी द बैट का क्या है? फ्लाइंग में। हॉर्स का क्या है? रनिंग में। मैन का जो 4 लिम्ब्स है उसका क्या काम है? कोई भी चीज को हैंडल करने में, यू नो पिक करने में, हैंडल करने में। समझ आए? तो इसलिए 4 लिम्ब्स का स्ट्रक्चरली और ओरिजिन के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास जैसे 4 डिफरेंट मैमल्स की बात करी, सबका स्ट्रक्चर और यू नो ओरिजिन सेम लेकिन फंक्शन अलग अलग। ऐसा ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम, फंक्शन अलग, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। अब नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट हमारे पास एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस अब होमोलोगस का अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। एनालॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो स्ट्रक्चरली और ओरिजिन के हिसाब से, स्ट्रक्चर और ओरिजिन के हिसाब से डिफरेंट होगा बट फंक्शन जो होंगे वो सेम होंगे। याद रखना, स्ट्रक्चर और ओरिजिन के हिसाब से क्या होगा? डिफरेंट, बट द फंक्शन विल बी द व्हाट? सेम। जैसे एग्जांपल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट, तीनों का जो विंग्स का काम है, फंक्शन जो है वो फ्लाई करना, सेम है। लेकिन अगर हम देखेंगे ओरिजिन और स्ट्रक्चर तो तीनों का अलग अलग है। क्या है भाई? तीनों का अलग अलग। अब देखो ना, ये हमारे पास बैट के विंग्स है, ये हमारे पास बर्ड के विंग्स है, ये हमारे पास इंसेक्ट के विंग्स है। स्ट्रक्चर देखो, ओरिजिन देखो, तीनों का अलग अलग है, लेकिन फंक्शन क्या है? सेम। फंक्शन क्या है? सेम। समझ भाई? तो दैट इज कॉल्ड द व्हाट? दैट इज कॉल्ड द एनालॉगस ऑर्गन। जैसे और एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स में 2 टाइप के यू नो देयर विल बी द सेल्स होते हैं। जैसे एंजियोस्पर्म में होते हैं कंपेनियन सेल्स, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में होते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। दोनों सेल्स का ओरिजिन देखो, एक का ओरिजिन कहां पे है? कंपेनियन का एंजियोस्पर्म में। दूसरा एनालॉगस यू नो सेल्स का ओरिजिन कहां से है? नॉट एनालॉगस, सॉरी, एल्ब्यूमिनस सेल्स का ओरिजिन कहां से है? टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म प्लांट से। लेकिन फंक्शन दोनों का सेम। दोनों का फंक्शन होता है कि जो फ्लोएम से शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है उसको वो रेगुलेट करते हैं। समझ आई? नेक्स्ट अब आ गया हमारे पास फॉसिल्स। फॉसिल्स आप सभी जानते हैं कि दैट इज द डेड रिमेन ऑफ यू कैन से प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स का डेड पार्ट का इम्प्रिंट, डेड पार्ट का इम्प्रिंट, इम्प्रिंट मतलब एक इंप्रेशन। और वही इंप्रेशन हमें कहां मिलेगा? क्योंकि मोस्टली हार्ड पार्ट का इंप्रेशन डेवलप होता है और वो हमें मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, क्योंकि इग्निस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक पे पॉसिबल नहीं रहते, ना के बराबर फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल जो मैक्सिमम हमें मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री वो रॉक होते हैं जैसे आपने अपने दीवार पे सीमेंट की, कच्ची सीमेंट करी, अब आप अभी सीमेंट अभी आज आपने किया, अब आप उसके ऊपर जो मर्जी बनाना चाहते हैं, आप जाकर के सीमेंट पे अपना पंजा लगा देते हैं, मतलब अपना हैंड लगा देते हैं और वो इंप्रेशन डेवलप हो जाते हैं। और जैसे सीमेंट यू कैन से पक जाती है, यू कैन से ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद वो आपके हैंड का जो इंप्रेशन है वो उस दीवार पे डेवलप हो जाते हैं
और वो हमेशा रहते हैं। उसी प्रकार जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है वो सेडिमेंट से बनते हैं, पहाड़ों से पानी के थ्रू वो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो प्लेन एरिया में आते हैं और वो डिपॉजिट होते हैं, और धीरे धीरे जैसे सेडिमेंट डिपॉजिट होते जाएंगे तो उनका एक ओवरबर्डन डेवलप हो जाता है। क्या होता है? ओवरबर्डन। और जैसे सेडिमेंट का ओवरबर्डन डेवलप होता है तो बिलो पोर्शन से टेम्परेचर लग जाता है और अपर पोर्शन से एक प्रेशर डेवलप होता है। किसी भी चीज में अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर दोगे तो हमेशा मेटामॉर्फिज्म होगा। मेटामॉर्फिज्म मतलब चेंजेस होगा। तो जब सेडिमेंट्स के ऊपर से प्रेशर होगा, बिलो पोर्शन से टेम्परेचर होगा, तो नेचुरली बात है वो चेंज होकर के रॉक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो नेचुरली बात, जब ये सेडिमेंट्स ओवरलाई कर रहे थे एक ग्राउंड के ऊपर, तो उसके ऊपर एक कोई ऑर्गेनिज्म आके मर गया, और ऑर्गेनिज्म मरा तो उसका एक जो डेड जो हार्ड पार्ट था वो उन सेडिमेंट्स में रह गया, और ऊपर से और सेडिमेंट्स उसके ऊपर आ गए, जिस और सेडिमेंट आने के कारण अपर पोर्शन से प्रेशर डेवलप हुआ, जिसके कारण जो उसका हार्ड पोर्शन था वो इम्प्रिंट के फॉर्म में उस रॉक में डेवलप हो गए। और फिर साइंटिस्ट जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो फील्ड में जा करके फॉसिल्स को कलेक्ट करते हैं और उन्हीं फॉसिल्स की डेटिंग करते हैं। डेटिंग बोले तो उन जो फॉसिल कलेक्ट किए, जो रॉक कलेक्ट किए, उन रॉक्स को वो लैब में ले करके उनमें देखते हैं कि ये रॉक्स कौन कौन से मिनरल से बने हुए हैं, और उन मिनरल्स की एज निकालते हैं। तो हमें पता लग जाता है मिनरल की एज से हम पता कर देते हैं कि यस एग्जैक्टली इस समय ये ऑर्गेनिज्म इस धरती पे जिंदा था, इतने हजारों साल या इतने मिलियन साल पहले वो इस धरती पे जिंदा था। अब जैसे हमें कैसे पता लगा कि 65 मिलियन ईयर्स अगो, 65 मिलियन ईयर्स अगो इस धरती पे डायनासोर था, हमें कैसे पता? हम तो नहीं आए ना 65 मिलियन ईयर्स अगो इस धरती पे, हम तो बड़े रिसेंट है, हम तो बहुत रिसेंट है, 10,000 साल पहले ह्यूमन जो होमोसेपियंस है वो इस धरती पे आए। तो हमें कैसे पता चला 65 मिलियन ईयर्स अगो का डायनासोर था इस धरती पे? हमने एक्सट्रैक्ट किए, हमने गेट किए फॉसिल्स, और उन फॉसिल्स में जो रॉक जो फॉसिल्स है वो रॉक है सेडिमेंट्री, उसकी हमने एज निकाली, और उसके एज से हमें मिनरल्स की एज निकाली, और मिनरल से हमने डिटेक्ट करा कि हमने ये बताया कि इस इतने हजारों साल, इतने मिलियन ईयर्स अगो इस धरती पे डायनासोर था। समझ आए? तो दैट इज अ फॉसिल्स। समझे? तो ये सब हमारे पास फॉसिल्स है। जैसे ट्री ट्रंक फॉसिल्स है, ये हमारे पास, ये इज अ ट्री ट्रंक फॉसिल, ये फिश का फॉसिल आपको मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार ये आपको फॉसिल ध्यान दिख रहा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ओके। इसके अलावा जैसे हमारे पास आगे इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स या उनके जो ऑर्गन होते हैं वो हमेशा डेवलप होते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में, ठीक है भाई, और हमेशा टाइम के साथ में ग्रेजुअली चेंज होते हैं ओवर द जनरेशन। जैसे इवोल्यूशन ऑफ आईज, आईज ऑफ प्लेनेरिया are just eye spot to detect the light. It develop gradually into a complex organ in higher animals. अब प्लेनेरिया में तो बहुत सिंपल है ना, प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म, समझ आए? तो प्लेनेरिया में यू कैन से जो आईज है वो जस्ट एक स्पॉट के फॉर्म में है, स्पॉट जस्ट लाइक अ डॉट। अब वही डॉट लाइक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, हम में देखो कितने बड़े बड़े आईज डेवलप हो गए, है ना, या हमसे भी बड़े बड़े देखो, अगर आप देखोगे गोट्स में तो उनमें और बड़े बड़े, समझ है? तो दैट इज अ थिंग कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में और हाईली इवॉल्व ऑर्गन्स है, तो वो एक टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं। इवोल्यूशन ऑफ फेदर्स, तो फेदर्स वर फर्स्ट डेवलप्ड इन डायनासोर, समझ है, एंड यूज्ड टू फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड। तो डायनासोर में फेदर्स थे, वो अपने आप को ठंड से बचा। लेटर यही बर्ड्स में फ्लाइंग के लिए यूज हो रहे हैं। तो एक दिन में या 2 दिन में नहीं हुआ, मिलियन और ईयर्स लगे, मिलियन ऑफ ईयर्स। इसी तरीके इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ह्यूमन कल्टिवेटेड वाइल्ड कैबेज ओवर फॉर ओवर 2000 ईयर्स अगो एंड प्रोड्यूस डिफरेंट वेजिटेबल्स फ्रॉम इट बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो हमने 2000 साल पहले वाइल्ड कैबेज को डेवलप किया था, मतलब उसको कल्टिवेट किया था, लेकिन आज उसी वाइल्ड कैबेज से हमने नेचुरल आर्टिफिशियल सिलेक्शन के माध्यम से डिफरेंट टाइप के कैबेज डेवलप करे। जैसे कैबेज बाय सेलेक्टिंग शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स, cauliflower by selecting sterile flowers, kale by selecting large leaves, kohlrabi whatever, ये सब ब्रोकली, समझ आए? तो ये सब किसके प्रोडक्ट है? वाइल्ड कैबेज से हमने इन सब को डेवलप करा। इसी तरीके से एविडेंस इज इवोल्यूशन फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रॉनिक स्टेज में हम मोस्टली एक जैसे होते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से इवॉल्व होकर बने हैं ना। तो जैसे एग्जांपल देखो, लिजर्ड का एम्ब्रियोनिक स्टेज में
टॉर्टोइज का देखो, पिग का देखो, ह्यूमन का देखो, तो है ना मिलते जुलते। तो इट मीन्स वी आर द इंटरकनेक्टेड, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इवॉल्व होकर बने। अब इसके अलावा नेक्स्ट जैसे लास्ट वन आ गया ह्यूमन इवोल्यूशन। आज का मॉडर्न ह्यूमन जो है उसको हम बोलते हैं होमो सेपियन। तो यू नो बट वेरी वेल देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी अमंग द ह्यूमन बींग्स इन देयर फॉर्म एंड फीचर अराउंड द वर्ल्ड। ह्यूमन बींग्स इवॉल्व्ड इन अफ्रीका, सम ऑफ देम स्टेड देयर एंड अदर माइग्रेट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो वहां पे रहे वो एक जैसे रहे, जो वहां से अलग अलग यू नो पार्ट में गए वहां का इन्वायरमेंट अलग अलग था। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट नेचुरल कैरेक्टर होने के कारण उनमें जेनेटिकल चेंजेस आए, और जेनेटिकल चेंजेस होने के कारण वो थोड़ा से यू नो इवॉल्व हो गए। इसलिए अब देखो कोई नेग्रोज है, नेग्रो है, कुछ यू नो बिल्कुल ही वाइट है, कुछ बिल्कुल ही ब्लैक है, कुछ बिल्कुल ही यू नो इंटरमीडिएट है। तो अलग अलग कलर, अलग अलग यू नो टाइप के हैं। ऐसा नहीं कि हम डिफरेंट, अलग अलग हमारे फंक्शन, ऐसे नहीं। तो एक मैं कलर की एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, समझ रहे। तो इसलिए ह्यूमन का इवोल्यूशन हम देखेंगे, बहुत बड़ा इतिहास है इसके पीछे कि हम चिंपैंजी से इवॉल्व होकर के बने, समझ रहे। तो एक ड्रायोपिथिकस थे, रामापिथिकस थे, ऑस्ट्रेलियापिथिकस थे, होमो इरेक्टस है, होमो एबिलस, उसमें भी जावा मैन, पिकिंग मैन, हेडलबर्ग मैन, क्रो-मैग्नन, फिर जाकर के होमो सैपियन, ये सब आए। जो आज का ह्यूमन है उसका नाम बोलते हैं होमो सेपियन, ये लिखा आपको, समझ। तो ये सब आपने क्लास 12th में इन डिटेल में पढ़ना, समझ। तो थैंक यू ऑल।